बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 144 न्यूज़ HD से मैं सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं आज मलिक महमूद के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं मलिक महमूद साहब। मलिक साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। मलिक साहब, तालिबान का फ्यूचर क्या होगा? क्या दुनिया तालिबान को तस्लीम करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सनाउल्लाह। पहली बात तो ये है कि तालिबान का फ्यूचर जो मैं देख रहा हूँ वो बड़ा ज़बरदस्त है। अगर उन्होंने जो सियासी पैरामीटर्स होते हैं, जो सियासी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन पे अगर वो चले तो तालिबान को थोड़ा सा रवैया अपना चेंज करना पड़ेगा। अब उनके पास गवर्नमेंट है, पहले वो सिर्फ लड़ते रहे हैं और उनका जो तारफ़ था वो सिर्फ एक दहशतगर्द के तौर पे था जी। अब चूँकि वो गवर्नमेंट में आ गए हैं, वो गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान की उनके पास है, तो अब उन्हें अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, अपने तौर तरीके चेंज करने पड़ेंगे, दुनिया के साथ तल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, अपने सफारती जो रवाबत हैं वो बेहतर करने पड़ेंगे, दुनिया को इंगेज करना पड़ेगा, दुनिया को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, बल्कि हम पुरअमन लोग हैं और हम गवर्नमेंट करना जानते हैं और हम गवर्नमेंट कर रहे हैं जी। और आप हमारा साथ दें। जैसा कि आपको पता है कि मोर देन 70% जो अफ़गानिस्तान का बजट है वो सिर्फ इमदाद से चलता है। तो दुनिया से तल्लुकात ख़राब करके तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट नहीं चल सकती। ज़ाहिर है दुनिया के साथ तल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे उन्हें, और जैसे मैंने पहले बताया कि तल्लुकात ठीक करने के लिए रवैया ठीक करना पड़ेगा और अपने तौर तरीके ठीक करने पड़ेंगे, और ये जो तासर है ये ख़त्म करना पड़ेगा जो एक दहशतगर्द के तौर पे तारफ़ है तालिबान का, वो तासर ख़त्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात दुनिया की रही, क्योंकि क्या दुनिया इस पे तालिबान को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो उस पर यह है कि तालिबान ने अपना लोहा मनवाया है। आपके सामने अमेरिका को जैसे भी आप कान को इस साइड से पकड़ लें, इस साइड से अमेरिका को शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान में। अमेरिका जान छुड़वा के भागा है यहाँ से, और वो भी कई ममालिक की इमदाद के साथ, वरना वो निकल भी ना पाता शायद। तो अब एक तरफ तो एक लंबे अरसे तक, ख़ास तौर पर 9/11 के बाद, तो पूरी दुनिया दहशतगर्द कहती रही है इनको जी। अब उनके लिए भी ये मुश्किल होगा कि इनको एक्सेप्ट करें, वो किस मुंह से एक्सेप्ट करें इनको। तो उसके लिए अब ज़ाहिर है जब वो देखेंगे, अब उन्हें अंदर से तो पता है कि तालिबान एक हकीकत है, ये एक मुसलमान हकीकत है, इन्हें तस्लीम करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल दुनिया इनको तस्लीम करेगी, उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। तो उसमें वो अगर वो इनको तस्लीम नहीं करते तो फिर उनके लिए ख़तरे की घंटी बजती रहेगी। फिर ये ज़ाहिर है जब बंदा भूखा होता है तो फिर हर बंदे के गले पड़ता है। जब तालिबान ज़ाहिर है वो मसाइल का शिकार होंगे, फिर ज़ाहिर है वो इस आग की लपेट में कई ममालिक आएंगे, तो वो दुनिया इनको एक्सेप्ट करेगी। अंदर खाने तो बहुत से ममालिक ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो चूँकि एक जो चेन है कंट्रीज़ की, उसमें ज़ाहिर है दीगर दोस्तों को साथ लेके चलना होता है। तो इस पे बहरहाल दुनिया इनको एक्सेप्ट करेगी। मेरी प्रेडिक्शन है, आज कर ले, कल कर ले, साल बाद कर ले, करना पड़ेगा, इसके अलावा और ऑप्शन कोई नहीं है। ज़ाहिर है दुनिया इनको एक्सेप्ट करेगी। और मलिक साहब, क्या नवाज़ शरीफ वाकई इसी साल वापस आ रहे हैं? देखें जी, मियाँ साहब तो कह रहे हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब के बकौल तो वापस आ रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती जो तजिया है वो भी यही कहता है कि वापस वो आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब जो नून लीग के अंदर कुछ आवाज़ें उठ रही हैं वो अब ख़तरनाक होती जा रही हैं। अब उसमें नून लीग के अंदर क्या है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये इस नून लीग बहुत बड़ी पार्टी है, और जितनी पार्टी बड़ी होती है, जितनी उसकी रूट्स होती हैं अवाम में मुल्की सतह पे, उतना ही उसको चलाना भी मुश्किल होता है। तो ज़ाहिर है ये मियाँ साहब के बगैर अब ये शरादा बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये मियाँ साहब को आना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है शायद मियाँ साहब आ जाएंगे। और उसकी वजह ये भी है कि इलेक्शन करीब आ रहा है, तो जब इलेक्शन में आपको पता है कि जो वोट बैंक है मियाँ साहब का, तो मियाँ साहब अगर होंगे मुल्क में तो उसका नून लीग को फ़ायदा होगा। अगर वो नहीं होंगे, बेशक मुल्क में आके उन्होंने जेल में ही जाना है, लेकिन उनकी मौजूदगी में ही नून लीग की भलाई है। तो इसलिए अंदर की खबर तो यही है कि उन्होंने फ़ैसला किया है। कुछ दोस्त मना कर रहे हैं, कुछ दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि आप आएँ, तो ये अभी तक उन्होंने ये फ़ैसला किया नहीं कि वो आएँगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ज़ाहिर है जब वो आएँगे तो इस्टेब्लिशमेंट से डील किए बगैर तो नहीं आएंगे, वो सारी बातें तय होंगी तब वो आएंगे। और मेरी इत्तला के मुताबिक 70-80% चीज़ें तय हो चुकी हैं, और ऐन मुमकिन है कि वो इसी साल वापस आ जाएँ मुल्क में। मलिक साहब, नून लीग के अंदर दो बयानियाँ ज़ोर पकड़ रहे हैं, इससे क्या नून लीग को नुकसान है या फ़ायदा है? देखें सनाउल्लाह, एक बात तो ये है कि चाय है ना जी, चाय में चीनी एक लिमिट तक हो तो वो मीठी होती है, ज़्यादा हो जाए तो वो कड़वी हो जाती है।
आज तक तो नून लीग में जो 2 बयानी ये आज से नहीं है, मैं ये आपको बता दूं, ये डे 1 से ही हैं 2 बयानी हैं। बड़े मियाँ साहब का मज़ामती और छोटे मियाँ साहब का मुफाहमती जो है वो तरीक़ाकार होता है। आज तक तो नून लीग को फ़ायदा हुआ है इसका, इसलिए भी फ़ायदा हुआ है कि पंजाब में नून लीग की टक्कर की कोई पार्टी नहीं थी जी, जो नून लीग को इस तरह का टफ टाइम देती। अब इस बयानिए और ना ही इससे पहले इस बयानिए को किसी ने उजागर किया या पॉइंट आउट किया। अब चूँकि नून लीग पंजाब में नून लीग की PTI जो है वो बड़ी एक ज़ाहिर गवर्नमेंट में है और उन्होंने पंजाब में भी उनकी गवर्नमेंट है, ज़ाहिर नेक्स्ट गवर्नमेंट में भी उनका हिस्सा होगा, जिसकी भी गवर्नमेंट बने वो बात की बात है। लेकिन अब उनका कंपटीशन है, तो उसके लिए अब ये बयानिए को जिस तरह PTI ने पॉइंट आउट किया है तो अब इसमें उन्हें इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा जी। तो ये डिफ़ाइन करने के लिए अब तक तो ये फ़ायदा होता रहा है नून लीग को 2 बयानियों का, क्योंकि जो मुफाहमती बयानिए के कायल लोग थे नून लीग में वो भी उनको मियाँ साहब संभाल लेते थे, मियाँ शहबाज शरीफ, और जो मज़ामती बयानिए के कायल लोग थे, हामी लोग थे, उनको बड़े मियाँ साहब संभाल लेते थे। तो रिज़ल्ट ये होता था कि वो नून लीग बिखरती नहीं थी, वो एक ही पेज पे रहती थी नून लीग, वो लोग कहीं इधर उधर नहीं थे होते। मियाँ परवेज़ मुशर्रफ के बाद नून लीग का कोई बंदा इधर उधर नहीं गया, सिवाय चंद एक कादर बलोच साहब हैं या 1-2 और लोग हैं, अदरवाइज़ कोई बंदा इधर उधर नहीं गया, जैसा कि कहा जा रहा था। और कोशिशें भी हुई कि तोड़ा जाए नून लीग को, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुई, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना ही कोई और इदारा, ना ही गवर्नमेंट। तो इसमें अब तक तो फ़ायदा होता रहा, लेकिन अब इसका नुकसान होगा। अब नुकसान इसलिए होगा कि अब ये चीज़ें पहले थी ये सिर्फ पार्टी सतह पे, अब ये चीज़ें वोटर तक पहुंच गई हैं। PTI ने बड़े अच्छे तरीके से ये 2 बयानियों को उन्होंने शीन मीम, कभी मीम शीन, कभी नून शीन, कभी शीन नून, ये इसको इतना उन्होंने वो हाईलाइट कर दिया है कि अब जो आम वोटर है वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि नून लीग की असल लाइन है क्या, नून लीग करने क्या जा रही है और क्या करना चाह रही है। तो क्या वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया चलना है या बाकी सब को इज़्ज़त दो वोट को छोड़ दो वो बयानिया चलना है। तो इसमें अब ये आवाज़ वोटर तक पहुंच गई है, तो अब ये इन्हें इसमें जो है इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, बयानिया अब एक ही रखना पड़ेगा, और वो या चाहे मुफाहमती हो चाहे मुज़ामती हो, बयानिया अब क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर नहीं भी करना तो वोटर को एटलीस्ट जो है वो एतमाद में लेना पड़ेगा, और वोटर को एतमाद में लेने के लिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का मुल्क में होना ज़रूरी है। ये मियाँ शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़ के बस की बात नहीं है, ना ही किसी और मरकज़ी लीडर के बस की बात है कि वो आवाम को इतमाद में ले लें। जब तक के अनटिल अनलेस मियाँ साहब खुद नहीं आते सॉरी, और बड़े मियाँ साहब खुद आके पार्टी को लीड नहीं करते और वो मामला को खुद नहीं देखते, खुद नहीं चलाते, और जो छोटे मोटे अंदर फैमिली में या नून लीग में जो इख्तलाफात हैं वो भी मियाँ साहब के आने के बाद ही वो ख़त्म होंगे। तो इसका मैं ये आपके सवाल का जवाब ये है कि आज तक तो नून लीग के बयानिए जो 2 थे उसका फ़ायदा होता रहा नून लीग को, लेकिन अब ये उसका नुकसान होगा क्योंकि ये बात वोटर तक पहुँच चुकी है। मलिक साहब, क्या इलेक्शन 2023 में होंगे और कैसे होंगे? क्या EVM के ज़रिए होंगे? 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें सनाउल्लाह। नंबर 1 तो ये है कि 2023 में मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँ आपके नॉलेज के लिए कि 2023 में आ रहे हैं जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस होंगे। जब इलेक्शन ईयर होगा तब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जो भी मामला रहे हैं, काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ इन्होंने रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, सदारती रेफरेंस आया, आपके इल्म में है, वो खारिज हुआ। फिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बतौर पटिशनर इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशनें दी, इन्होंने उनके ख़िलाफ़ दी, फिर रिव्यू में गया, फिर उनके हक़ में फ़ैसला आ गया, वो रेफरेंस खारिज हो गया। फिर एक सो मोटो शायद वो नोटिस था, उसमें मना कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के दौरान ही कि आप ऑर्डर में लिखवा दिया कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ केस नहीं सुन सकते, वगैरह वगैरह की चीज़ें हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब PTI, उनके साथ वो तल्लकात उनके कशीदा हैं। तो इमरान खान साहब अंदर खबर ये है कि खान साहब ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 23 से पहले करवा दिए जाएँ, 22 में करवा दिए जाएँ। अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में नून लीग ने मैदान मारा है, PTI उसमें मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें नाकाम हो गई। और इसकी अहम वजह ये भी थी कि PTI जो है वो
कंटोनमेंट बोर्ड से ही निकली थी बाहर, यहीं से वो उनका जन्म हुआ था। वो मियाँ साहब ने भी जिक्र इसका किया और यहीं से उन्हें पजीराई मिली थी। फिर आगे वो चलती चलती फिर आगे चली गई। तो यहाँ से वो आ रहे हैं। अब आगे बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं। बलदियाती इलेक्शन में वो देखेंगे कि इसमें अगर तो उन्हें पजीराई मिलती है और वो सीटें निकाल जाते हैं तो फिर तो वो इलेक्शन खान साहब 22 में ही करवाएंगे। 23 तक वो वेट नहीं करेंगे कि काजी फ़ायदे साहब चीफ जस्टिस हों, तो वो 22 में करवा देंगे। अगर बलदियाती इलेक्शन में अगर होते हैं और इन्हें पीटीआई इसमें हार जाती है या बुरी तरह हार जाती है, दो चीज़ें, एक हारना होता है, एक बुरी तरह हारना होता है। अगर पीटीआई बुरी तरह हार जाती है तो फिर ये सोचेंगे कि इलेक्शन 23 में करवाएं या काजी फ़ायद साहब के जाने के बाद करवाएं या कोई और सिस्टम लाएं, क्या करेंगे वो बात की बात है। अब आपको बात ही ये, क्या ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे या जैसे पहले होते हैं, तो इसमें बड़ा इख्तलाफ है। कल को कमेटी बनाई है स्पीकर साहब ने, उसमें पार्लियामानी कमेटी जो है उसमें वो इस्लाहात, उसमें रिफॉर्म्स में वो के लिए वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये है कि अपोजिशन अब तो बड़ी क्लियर है कि ये जो वोटिंग मशीन है ये पीटीआई ने किसी प्राइवेट कंपनी से ये मैन्युफैक्चर करवाई है, जो कि पीटीआई के तल्लक वाले थे बाहर से। तो इसमें ये हैक हो सकती है और हैक होने के बाद जो है वोट जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। तो अपोजिशन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट जो है या जो कमेटी है वो मुतमिन कर देती है अपोजिशन को, तो फिर ज़ाहिर ईवीएम के ज़रिए होंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने तो ठान लिया कि ईवीएम के ज़रिए ही करवाने हैं। अब डिपेंड करता है, अब गवर्नमेंट जो है वो मुश्तरका इजलास में इसको पास भी करवा सकती है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। इसमें कई चीज़ें हैं, कई हर्डल्स हैं, लेकिन ओवरऑल इन्हें एट द एंड इन्हें अपोजिशन के साथ बैठ के मामला को ठीक करना पड़ेंगे। जैसा कि अभी चेयरमैन नैब का भी इशू जो है वो भी आना है। अब आइन में तो ये बड़ा वाज़ेह है कि ये एक्सटेंशन इनको नहीं मिल सकती चेयरमैन नैब को, जैसे जुवैद इकबाल साहब को, लेकिन गवर्नमेंट अड़ी हुई है, वो एक ऑर्डिनेंस लाना चाह रहे हैं और उसमें फिर वो आगे बिल में जो है वो आइन में तरमीम करेंगे या बिल में तरमीम करेंगे, बिल लेके आएंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे अपोजिशन को बाईपास करके करेंगे तो ये मामला कोर्ट्स में आएंगे। अगर मामला कोर्ट्स में आएंगे तो फिर आपको पता है वहाँ पे तो हर चीज़ गंगाली जाती है। फिर कोर्ट्स के भी जो है वो सवालात उठते हैं, ये पार्शल है, इम्पार्शल है, कोर्ट्स क्या हैं, तो सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़ोर से काम ना करवाएं, बल्कि अपोजिशन को एतमाद में लें। ईवीएम से करवाने हैं या वैसे करवाने हैं, अपोजिशन को एतमाद में लेके चलें। ये मुल्क का सोचें, ये पाकिस्तान के लिए करें, ना कि अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए या ज़ाती अना के लिए। इसमें अना को साइड पर रखना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के लिए इन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। और मलिक साहब, न्यूजीलैंड बिना खेले वापस चलेगी और इंग्लैंड ने भी दौरा अपना कैंसिल कर दिया, क्या आपको क्या लगता है कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है? सनाउल्लाह, ये 100% इसके पीछे इंडिया का हाथ है, क्योंकि कुछ चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जो हमारे मुखालफों को खटकती हैं। जी, ये ख़ास तौर पे जो सी पैक है हमारा, ये दुश्मन को एक आंख नहीं पाता। तो इंडिया हमेशा इस कोशिश में रहता है कि वो पाकिस्तान को किसी तरह से हराए और पाकिस्तान को रुसवा करे। और आपको याद होगा मोदी ने पहले भी कहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से वो खुद आइसोलेट हो गया। जी, तो इसमें भी उन्होंने हरकत की है, वो उसमें एक्सपोज भी हो गए हैं। जी, कल हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों की है, डिटेल्स उन्होंने बताई हैं कि उन्हीं की जो है वो सिंगापुर से एक जो है वो लगा के VPN, तो ये सिंगापुर से ईमेल भेजी गई है, जबकि वो इंडिया से जनरेट हुई है। तो सारा ज़ाहिर है इसके पीछे इंडिया का आता है, और इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में तरक्की हो या सरमायाकारी हो। और अगली बात ये, मुझे दुख इस बात का है कि अगर न्यूजीलैंड टीम वापस चली भी गई तो कौन सी क़यामत आ गई है। मैं इसको कंडेम करता हूँ, ये बहुत जुल्म हुआ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और PCB और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली बड़े अरसे बाद हुई थी, लेकिन इससे बड़े इशूज़ हैं महंगाई के। अवाम जो है रुल गई है, बुरा हाल है अवाम का। अगर आप अवाम में जाएं, पब्लिक में जाएं, आपको पता चलेगा कि अवाम का क्या हाल है। तो ये भी एक बड़ा बुरा हुआ है पाकिस्तान के लिए। इस पे भी जो है वर्क करना चाहिए, सफारती सतह पे वर्क करना चाहिए, लेकिन मुल्क की जो बाकी मसाइल हैं उनको भी इसी तरह ही उजागर करना चाहिए जिस तरह ये न्यूजीलैंड की टीम को उजागर किया। मलिक साहब, नवाज शरीफ लंदन में और उनकी वैक्सीनेशन लाहौर में होगी। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है। वैक्सीनेशन, मैं भी सोच रहा था कि वैक्सीनेशन हो कैसे गई, तो ये अब इस पे बात फिर वही आ जाती है कि गवर्नेंस और
एडमिनिस्ट्रेशन पे जो है वो सवालात खड़े हो जाते हैं। तो इस पे तो बेशुमार ये मरीम नवाज शरीफ साहबा ने एक बयान भी दिया है, शायद कि इसमें ये तो आलमी सतह पे इसका नोटिस लिया जा सकता है और ये इसको बड़ा तशवीशनाक, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है। ये तो फिर हर बंदा इसी तरह अंदराज करवा के लगवा सकता है। अगर मियाँ साहब उधर बैठ के ये करवा सकते हैं तो फिर तो ये नुकसानदेह चीज़ है। इसमें WHO हरकत में आएगा, दुनिया हरकत में आएगी कि ये तो ड्रामा हो रहा है। यार हमें हमारे मफादात हैं, हम कोई इतने अभी नहीं हुए कि हमें ज़रूरत नहीं है दुनिया की, तो ये गलत हुआ है। बहरहाल ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज के लिए इतना ही। 144 न्यूज़ HD से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।